हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल पेपर 2 फ्री लेक्चर फुल कोर्स सीए फाइनल लॉ में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनेश क्लास सेकंड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 1 में डिस्कस कर लिया था कि हमें लॉ से क्यों पढ़ना चाहिए, लॉ हमारे सिलेबस में क्यों है, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, लॉ से अगर प्यार करना है तो क्लास नंबर 1 देखो। क्लास नंबर 2 अगर डायरेक्टली जंप करके देखोगे तो क्लास नंबर 1 में आपको जो लॉ से प्यार होना वाला है ना, वो प्यार नहीं हो पाएगा। और जब तक किसी चीज़ से प्यार और मोहब्बत शिद्दत से नहीं की जाती है तब तक वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है, बिकॉज तुम उसको माइंड से समझते हो। और जब प्यार होता है तो तुम उसे दिल से समझते हो, और दिल में समझी हुई बातें कभी भी भूली नहीं जाती है। पर यहाँ समझी हुई बातें भूल जाता है इंसान। तो समझना कहाँ है, यहाँ पे। और यहाँ से समझने के लिए आपको क्लास नंबर 1 एक बार देखनी पड़ेगी, फिर क्लास नंबर 2 पे मूव करना। अगर कोई डायरेक्टली क्लास नंबर 2 देख रहा है तो उसको बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे, फिर वो वीडियो के नीचे हो सकता है गलत सलत कमेंट करे और बोले ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्लास नंबर 1 रेफर करनी पड़ेगी। आइए क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला टोटल हमारे को 56 सेक्शन पढ़नी है। 56 सेक्शंस हमें पढ़नी है, हमारा टारगेट है 56 सेक्शंस को पढ़ना। ये 56 सेक्शन स्टार्ट होगी 149 से लेके 205 तक। ये एग्जाम में जो इनका वेटेज है वो है 35 मार्क्स के अप्रॉक्स। मतलब अगर किसी इंसान को एग्जामिशन लानी है, 60 मार्क्स लेके आने हैं, और अगर वो इन 56 सेक्शंस को छोड़ देता है, 56 सेक्शन छोड़ी, तो आपके एग्जामिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बिकॉज एग्जामिशन की तरफ बढ़ने के लिए आपको ये 35 नंबर यहाँ से ग्रैप करने पड़ेंगे। और जिसने ये 35 नंबर और ये 56 सेक्शन, ओनली 56 सेक्शन सीए फाइनल 35 मार्क्स दिला सकती है। आप सोचो, अगर आपका सपना सीए बनना है और आपको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 56 सेक्शन, मात्र 56 सेक्शन, और आपको मिलेंगे 35 मार्क्स, तो आप क्या मेरे साथ दिल और जान लगा के उन 56 सेक्शन को नहीं पढ़ोगे? हम दिल क्या जान क्या, हम अपनी पूरी शिद्दत लगा देंगे सर, और 56 सेक्शन को यू कवर करेंगे। बिकॉज ये 56 सेक्शन ये हमारे लिए 35 मार्क्स है। और समझने की कोशिश करो, 35 मार्क्स 60 में से बहुत ज़्यादा बर्डन कम कर देता है। अगर हमें 60 लाने और 35 आ गए तो बात खत्म। तो हम इन 56 सेक्शंस पे जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपनी जान लगा देंगे गाइज। हम इन 56 सेक्शंस को, मैंने बोला आईसीए ने टोटल 3 चैप्टर्स में बांट रखा है। आईसीए बोलती है टोटल 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर 1। इस चैप्टर में सेक्शन 149 से लेके 172 तक समझाई हुई। फिर सेक्शन है 173 से लेके 193 तक। ये जो सेक्शंस कवर की गई है, ये सेक्शंस कवर की गई है बोर्ड मीटिंग वाला एक चैप्टर है, जिसका नाम है मीटिंग वाला चैप्टर, बोर्ड मीटिंग। और एक और चैप्टर है मैनेजरल रेम्यूनरेशन, उस चैप्टर में आगे की सेक्शंस को कवर किया गया है। तो हमें जो भी सवाल एग्जाम में मिलते हैं वो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमें मिलते हैं मैनेजरल रेम्यूनरेशन का एक सवाल पक्का आता है, अपॉइंटमेंट से एक सवाल पक्का आता है, और बाकी सवाल मीटिंग्स में से आते हैं। मीटिंग का चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस मैं ऐसा नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मीटिंग के मुकाबले कम है। मतलब अगर मुझे ए कैटेगरी देनी तो मीटिंग को ए कैटेगरी दूंगा, बी कैटेगरी मैनेजरल रेम्यूनरेशन को दूंगा, और सी कैटेगरी में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस को दूंगा। पर हमें तीनों ही अच्छे से करने हैं, बिकॉज हमारा टारगेट है 35 में से 35 लाना। तो पहला चैप्टर हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब तुम सोचो, यहाँ पे बात कर रहा है अपॉइंटमेंट की, क्वालिफिकेशंस की। अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होगा, मतलब चैप्टर बताने वाला क्या है। 149 हमें क्या बताने वाली है, 150, 152, 3, 4, 5, हम 172 तक क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस। कौन आदमी क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए, कौन आदमी डिसक्वालीफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मतलब क्या मेंबर अपॉइंट करेंगे, कितने डायरेक्टर एक कंपनी में होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, क्या स्मॉल शेयर होल्डर नाम का कोई डायरेक्टर हमारे लिए होना चाहिए, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मतलब ये बताएगा कि जैसे मान लो मैंने बोला एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू करेंगे। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर, मतलब 51% जिसके फेवर में वोटिंग पावर है। तो मेरे पास अगर 51% वोटिंग पावर है तो मैं डायरेक्टर को अपॉइंट कर लूंगा। पर जो 49% वाले लोग बचे हुए बेचारा, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है ना, वो तो किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो उनको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो उनको भी पावर दी लॉ ने कि स्मॉल शेयर होल्डर भी अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। एक डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो कैसे कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा, उसको डिन लेना पड़ेगा। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना चाहिए। जैसे इंडियन सिटीजन बनने के लिए तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, वैसे ही डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। कौन वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें देगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कितने दिन में वो हमें देंगे,
हमें कितने दिन में कंपनीज को बताना है जिसमें हम अपॉइंट हो रहे हैं, हर एक कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दिन है। ये बहुत सारी ढेरों बातें जो की गई है वो इस अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन में की गई, इसलिए चैप्टर का नाम ही अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन से, क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगे, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होंगे, कब अपना ऑफिस वेकेट करेगा, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, ये सब भरमार बातें जो दी हुई हमें यहाँ दी हुई। मतलब 149 से लेके 172 तक पढ़ने के बाद हमारा दो बातें क्लियर हो जाएगी कि डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, किस किस टाइप के डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्मॉल शेयर होल्डर की बातें, एक डायरेक्टर के लिए क्या एक ही रेजोल्यूशन पास करना है, सबके लिए एक रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये ढेरों सवाल जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। और यहाँ जो सेक्शंस होगी वो 149 से लेके 172 तक होगी। अब मैंने बहुत सारी बातें की, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, पता नहीं कौन सा डायरेक्टर, ये फलाना ढिमकाना, वो सारी बातें धीरे धीरे हमें आगे समझ में आएगी चैप्टर में। मैं चैप्टर का एक हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर एक्चुअली क्या है। अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के एक बार दर्शन कर ली तो चैप्टर के अंदर उतरने में मजा आएगा। पहले हमने पढ़ा डायरेक्टर का चैप्टर इस दुनिया में आया क्यों, तो मैंने बोला मेंबर्स की जो पावर होती है वो सारे मेंबर्स एक साथ उस पावर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेंबर्स करोड़ों अरबों हो सकते हैं। तो आप सोचो 1 लाख मेंबर अगर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो कैसे मजा आएगा क्या नहीं। 1 लाख मेंबर्स की अपनी अपनी सोच होगी, अलग अलग बुद्धि होगी, तो इसलिए बोला मेंबर्स तुम किन्हीं लोगों को अपने में से अपॉइंट कर दो। तो वो मेंबर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं, वो डायरेक्टर कंटिन्यू बिजनेस को चलाते हैं। अब हमने कहा ये कंपनी लॉ में ये डायरेक्टर वाला चैप्टर बना क्यों, 149 से लेकर 205 तक की सेक्शन बनने की जरूरत क्या थी। तो हमने कहा सेक्शन बनने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मान लो ये डायरेक्टर गलत काम करेंगे तो गलत काम को रोकने के लिए लॉ बनता है। हमेशा एक इंसान की भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, उसके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाते हैं। तो उस इंसान के व्यवहार को कंट्रोल कराना है, उस डायरेक्टर नाम के बंदे के व्यवहार को कंट्रोल कराने के लिए चैप्टर बनाए गए। अब इस चैप्टर में बताया गया कि डायरेक्टर जब तुझे कंपनी के अंदर जाना है तो जाने के लिए तुझे मेंबर्स का रेजोल्यूशन लगेगा, तेरी पावर्स की होगी, तुझे इतने इतने टाइम में मीटिंग करनी होगी, तेरा रेम्यूनरेशन ये होगा, सब पे चैप्टर बना दी। तू गलती करेगा तो इतनी तेरे को सजा होगी, ये तेरी पेनल्टीज होगी, तूने अगर प्रोविजन को वायोलेट किया तो ये पेनल्टीज होगी, तुझे किस तरीके से अपना काम करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं दिखानी चाहिए, दिखाई तो ये पेनल्टी, तेरा अपॉइंटमेंट ढंग से नहीं हुआ तो भी तुझ पे पेनल्टी। मतलब ढेरों पेनल्टीज पे पेनल्टीज। कैसे उस डायरेक्टर के व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके ताकि वो सही काम करे, वो कंपनी के अंदर कोई भी गलत एक्टिविटी ना करे। ये सारी बातें मैंने क्लास 1 में समझाई थी, वापस एक बार रिकॉल कर दी कि चैप्टर क्यों बना। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आईसीआई ने। डायरेक्टर जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, और थर्ड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 149 टू लेके 172 तक। तो 149 से लेके 172 तक की इस क्लास में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनेश, आपका जोरदार वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आप पढ़ने वाले हैं 149 टू 172 की हमारी जर्नी स्टार्ट होती है गाइस। क्या बात है, मजा आ जाएगा, अद्भुत। अब हम पहली सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं 149। ओ माय गॉड सर हमने 148 तक हमारे पास ज्ञान है क्या? अरे तुम्हारे पास ज्ञान ही ज्ञान है 148 तक का, कहां से आया सर हमारे पास ये ज्ञान? ऑडिट, सीए इंटर, या बोलूँ मैं सीए आईपीसीसी, वहां से तुम्हें ज्ञान आया है। वहां लास्ट सेक्शन जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 148। याद करो ऑडिट का वो मॉड्यूल, याद करो वो बुरे दिन जब तुमने ऑडिट की वजह से हो सकता है सेकंड ग्रुप बार बार देना पड़ा, तो तुम कैसे भूल सकते हो उस ऑडिट को। 148 मतलब कॉस्ट ऑडिटर, एक कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वहां तक की सेक्शन सीए इंटर में पढ़ लिया। 149 से एक नया रूप कंपनी लॉ का शुरू होता है जिसका नाम है डायरेक्टर। डायरेक्टर 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 का मतलब तुम लोग जानते हो, डायरेक्टर का मतलब कौन होता है? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, जो बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। और कलेक्टिव बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर क्या कहलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सॉरी मैं गलत बोल रहा था, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तुम्हें आता है। अब मुझे पढ़ानी है 149, तो चलिए 149 की तरफ मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वही बताने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, बोर्ड कौन होता है, डायरेक्टर कौन होते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया। लीगल प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर, इस दुनिया में डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, हम सब समझ के आ चुके हैं। क्लास 1 में हमारा ये सारा टॉपिक हो गया। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो है 149। 149 पहली सेक्शन इस डायरेक्टर के प्रोविजंस को दुनिया में लाने से पहले पहली सेक्शन जो लेके आए ड्राफ्ट कमेटी, जिन्होंने लॉ बनाया, जो ड्राफ्ट कमेटी लॉ बनाती है, उस ड्राफ्ट कमेटी ने पहली सेक्शन जो डाली वो डाली कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए,
मतलब कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, सेक्शन का नाम है कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर एक कंपनी के लिए चाहिए, ये बताने वाला है सेक्शन। सेक्शन बताने वाला है कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, मैन और वुमेन डायरेक्टर कितने डायरेक्टर चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर कितने डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सेक्शन की भाषा से समझने की कोशिश करो। कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए। टू हैव का मतलब के लिए, तो कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने डायरेक्टर का मतलब क्या, कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, वुमन कितने, मैन कितने, रेजिडेंट कितने, इंडिपेंडेंट कितने। फिर इंडिपेंडेंट क्या होता है सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, यही तो ये सेक्शन बताने वाला है। 149 से लेके 172 तक जाने के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी सेक्शन है वो टोटल 4 सेक्शन है। पहला 149, दूसरा 152, 164 और 167, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 149 से लेके 172 तक पहुंचने के लिए। तो पहली सेक्शन जो सीरीज में वो है 149, ये सबसे बड़ी सेक्शन है। फिर 164 बड़ी है, 167 और बड़ी है। ऐसे करके ये जो सेक्शंस ना बहुत जानदार, शानदार और मजेदार है। 152, 149, 164 और 167 अगर हमने ये कर ली तो बाकी तो बहुत नॉर्मल है, पिद्दी सी सेक्शंस, उनके थ्रू हम 172 तक पहुंच जाएंगे। तो हमें 172 तक का जो पहाड़ चढ़ना है, 149 से लेके 172 तक का जो पहाड़ चढ़ना है, उस पहाड़ में सबसे बड़ी कठिनाई है 149, 152, 164 और 167। ये बड़ी सेक्शन से, अच्छी सेक्शन से, मज़ेदार सेक्शन से, इनमें अपनी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यही वो एक कैटेगरी सेक्शन है 149, 152, 164 और 167। हमेशा क्वेश्चन जब भी आते हैं तब इन्हीं सेक्शंस के आसपास से आते हैं, कभी कभी इनसे हटके भी आ सकते हैं, पर ये एक बहुत ज़्यादा फोकस एरिया है एग्जामिनर का। इसमें जो सेक्शन 149 है, पहली सेक्शन, तुम सोचो ड्राफ्ट कमेटी में पहली बात क्या लिखनी चाहिए, तुम भी बताओ। पहली बात ये लिख देंगे क्या कि तुम में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन नहीं, पहले बताओ कितने एक कंपनी में डायरेक्टर रखने जरूरी है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में, कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, कंपनी का मतलब तुम जानते हो, जो 1956 में रजिस्टर्ड हो। टू हैव का मतलब होता है के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर कितनी चाहिए एक कंपनी के लिए, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर कितनी चाहिए। अब पूरा सेक्शन तुम्हें समझ में आ गया। कंपनी, हिंदी में लिखो तो कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी के लिए कितने चाहिए, सेक्शन का टाइटल है। तो वास्तव में शानदार सेक्शन है। इसी के बाद तो आगे पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इनके अंदर क्या डिसक्वालिफिकेशन होने चाहिए, इनके पास डिन होना चाहिए, इनके पास डिन के लिए इनको अप्लाई करना चाहिए, इतने दिन में कंपनी को बता देना चाहिए, कैसे हटेंगे, कैसे इनका रिमूवल होगा। तो उन सब सेक्शंस पे जाने से पहले समझना पड़ेगा ना कि कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर जरूरी है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर एक कंपनी के लिए जरूरी है। ये समझने के लिए जो सेक्शन है वो है 149। तो सोचो ड्राफ्ट कमेटी ने कितनी बढ़िया सेक्शन फर्स्ट डिजाइन की है। 149 बता रहा है कंपनी के लिए कितने कलेक्टिव नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए कितने, कंपनी टू हैव, कंपनी के लिए कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, आगे जो बताएगा कितने होने चाहिए इनके अंदर, मिनिमम और मैक्सिमम। तो टाइटल याद हो गया हमें, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 149 हमारी पहली सेक्शन इस सीरीज में स्टार्ट होने जा रही है गाइस। सेक्शंस के वर्डिंग्स पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, अपने पास खूब टाइम है, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। अब हम 149 का सब सेक्शन 1 पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे और ऐसा आगे आगे चलते रहेंगे। 149 सब सेक्शन 1 जो बोलती है वो बोलती है कंपनीज एक्ट 2013। एवरी कंपनी, एक एक वर्ड लॉ का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से सवाल होने वाला पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, जहाँ नंबर ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है ना वहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब हम एकदम लॉ की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स consisting of individual as a director. Thus, any person other than individual, like a body, corporate, firm, association of person, cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director. अगर आप पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट है तो 2, 1 पर्सन है तो 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15. नोट द कंपनी wants to appoint more than 15 डायरेक्टर, it can be so after passing a special resolution.
ये इस सेक्शन की वर्डिंग है। 149 सबसेक्शन 1 क्या बोल रही है? अकॉर्डिंग टू 149 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स consisting individual as a director does any person other than individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Minimum every company shall have a minimum number of director. Public company 3, private company 2, one person company 1. Maximum number of director can be increase of 15. But if we increase more than 15 director, we pass a special resolution. ये सेक्शन की वर्डिंग्स है। वापस बोल रहा हूं, सभी मेरे साथ कम से कम 3 बार हमेशा सेक्शंस को बोलेंगे। अभी मैंने पहली बार बोल रहा हूं वापस तुम्हारे साथ, सभी लोग आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स consisting individual as a director. Does person other than individual like a body, corporate, association of person, firm cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director. Public company 3, private 2, one person 1, or maximum number of director increase 15, but we increase more than 15, we passing a special resolution. वापस एक बार बोलेंगे सेकंड टाइम, सभी लोग बोलेंगे किताब में देख देख के, जो किताब में देख के बोला जाता है किताब में देख के बोले, जो मेरे साथ रिपीट करना चाहता है मेरे साथ रिपीट करें। एवरी कंपनी फर्स्ट टाइम में मैंने डायरेक्टली रीड किया, अब सेकंड टाइम में मेरा रीड करने का तरीका देखो। एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। Does any other person, individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director. Public 3, private 2, one person 1. Maximum number of director can be increase of 15. If we increase more than 15, we pass a special resolution. ये सेकेंड टाइम रीडिंग था, अब थर्ड टाइम रीडिंग कर रहे हैं। Every company shall have a board of directors consisting individual as a director. Does any other person individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director. Public 3, private 2, one person company 1. If we increase more than 15 director, we pass a special resolution. ये पूरी सेक्शंस की वर्डिंग्स हो गए जो हमने 3 बार पढ़े। क्या आप सेक्शन समझ में आ गई? बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो? एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर. डज एनी अदर पर्सन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक 3, प्राइवेट 2, अदर 1, 1 पर्सन 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15. वी कैन इंक्रीज द मोर देन 15 डायरेक्टर्स इफ वी पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ये पूरी सेक्शन की वर्डिंग्स है. आप क्या बोल रहे हो सर? यूं सुना देंगे हम? यूं? चल सुना. Every company shall have a board of director consisting individual as a director. Does any other person individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director, public 3, private 2, 1 person 1, maximum 15 director. If we can increase the more than 15 director, we passing a special resolution. बस इतनी सी बात हो गई. 149 सबसेक्शन 1 खत्म. याद हुई कि नहीं हुई? हो गई याद. समझ में आ गई समझ में कि every company shall have a board of director consisting individual as a director. Does any other person individual like a body, corporate, LLP या फिर body, corporate, firm और उसके अलावा क्या body, corporate, firm, LLP, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director 3, 2, 1, maximum 15. If we increase 15, passing a special resolution. आ गई समझ में? यस ऑफ कोर्स समझ में आ गई सर. क्या बात है, इतनी जो सेक्शन थी आ गई समझ में? ओ भाई समझ में नहीं आई, ये तो मैंने पढ़ाया है.
अभी तक तो समझा है तो एक लाइन ही है, समझाऊंगा तो अब 149 सबसेक्शन 1 अभी तक समझा ही नहीं है, अभी तक तो पढ़ाई है भाई, पढ़ाई है। पढ़ना और समझने में यही तो अंतर है। मोतीलाल जी नेहरू, बाकी वकीलों ने पढ़ा था और मोतीलाल जी ने समझा था। तुम्हें भी समझना है, अभी तो पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है हमने? एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअल consisting individual as a director, thus any other person, individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director, public 10, private though 1 person 1, maximum number of director 15 if you increase the 15, passing a special resolution. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब बात कुछ और है। ये इतनी सारी जो लाइंस लिखी हुई है ना, इनके अंदर बहुत सारी गहराई है। समझा तो है ही नहीं अभी हमने, अभी तो हमने याद कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, समझ नहीं लिया, सॉरी, समझेंगे अब। आइए समझते हैं अब। एवरी वर्ड का मीनिंग है, देखो मेरी बात समझो। एवरी कंपनी, ये पहला वर्ड जो वहां लिखा हुआ था ना सेक्शन में, एवरी कंपनी, ढंग से पढ़ो इस वर्ड को, क्या मतलब होगा इस वर्ड का। एवरी कंपनी मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए ओनली। मैंने बोला पहली बात, मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ कंपनी नाम के स्ट्रक्चर में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम के लोग होते हैं। मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे? नहीं। तो मुझे पहले सिद्ध करना पड़ेगा एक कंपनी, तभी मेरे क्लाइंट को मैं एडवाइस कर पाऊंगा कि तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था या पार्टनर बना था या इंडिविजुअल बना था, क्योंकि तुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए तेरे स्ट्रक्चर का कंपनी होना जरूरी है। तो कंपनी का मतलब तो हम जानते हैं। एवरी कंपनी का मतलब क्या है? एवरी कंपनी, एवरी कंपनी का मतलब समझो, एवरी, प्रत्येक, हर एक। अगर कोई भी कंपनी नाम का स्ट्रक्चर बाहर लगा के रखता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए। एवरी का मतलब होता है हर एक स्ट्रक्चर जिसने अपने नाम के आगे कंपनी लगा लिया, चाहे वो पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। अगर आपने अपने स्ट्रक्चर के नाम के आगे कंपनी वर्ड जोड़ा तो वो एवरी कंपनी बन जाएगा, एवरी कंपनी बन जाएगा। कंपनी बनने के लिए 1956 एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एवरी बनने के लिए एवरी, एवरी मतलब कोई भी कंपनी बन सकता है अगर वो अपने नाम के आगे कंपनी लगा ले, मतलब 1956 एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाए। अब वो रजिस्टर्ड किस तरीके से हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पब्लिक के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, वो प्राइवेट के नाम के रजिस्टर्ड हुआ, वो ओपीसी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, वो फॉरेन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, वो डोरमेंट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, वो सेक्शन 8 कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, डजंट मैटर, बिकॉज एवरी कंपनी लिखा हुआ है। एवरी, एवरी कोई भी स्ट्रक्चर जिसने अपने नाम के आगे कंपनी लगाया, 1956 एक्ट में जाके अपने रजिस्टर्ड कराया, वो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, वो पब्लिक हो, वो प्राइवेट हो, वो 1 पर्सन हो, वो सेक्शन 8 हो, वो डोरमेंट हो, वो फॉरेन हो, डजंट मैटर, बिकॉज यहां लिखा हुआ है एवरी। उस एवरी का मतलब सब कुछ हो गया बच्चों। यहां एवरी में तुम्हें हेडिंग डाल के लिखना है। अगर तुमने कॉपीज बना रखी है तो पहली कॉपी में पहली सेक्शन 149 सबसे पहले हाथ से लिखो। क्या लिखना है हाथ से? एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर, डज एनी अदर पर्सन, individual like a body, corporate, firm, association of person cannot appointed as a director. Every company shall have a minimum number of director और maximum director. ये लिखने के बाद अब एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। ये सेक्शंस लिखनी है एक अलग कॉपी में। अब एक कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाओ। सेक्शन लिखना है तुम्हें अपने हाथों से, जो मैंने याद कराया वो लिखना है अपनी कॉपी में। उस कॉपी को अपन बोलेंगे मेन कॉपी, जिसमें अपन सेक्शंस के वर्डिंग्स लिखते हैं, और फिर उसी को साथ में एक दूसरी कॉपी बनाएंगे कॉन्सेप्ट कॉपी। अब उस कॉन्सेप्ट कॉपी में सबसे ऊपर जाके लिखना है 149 सबसेक्शन 1, पहला वर्ड एवरी कंपनी, और एवरी कंपनी में जाके सब कंपनियों का नाम ठोक दो। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, डजंट मैटर फॉर अस। आप एवरी कंपनी का मतलब होता है प्रत्येक कंपनी, और कंपनी का मतलब जाके लिख दो यहाँ पे ऐसे 1956 एक्ट में जो रजिस्टर्ड है और जो 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको अपन कंपनी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये हमारा बात हो गया एवरी कंपनी का। अब एवरी कंपनी के बाद दूसरा वर्ड हमने पढ़ा शैल हैव। दूसरा वर्ड था शैल हैव। जब भी शैल हैव वर्ड यूज करते हैं ना, उसका मतलब होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी है वो, मतलब एवरी कंपनी को कंपल्सरी है, कंपनी की मर्जी पे नहीं है। एवरी कंपनी की मर्जी पे नहीं लिखा हुआ, मे भी नहीं लिखा हुआ, मे हैव नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ शैल हैव। लॉ ने स्ट्रिक्टली बोला करना है, कंपल्सरी है भाई, तेरी मर्जी से नहीं चलेगा एवरी कंपनी। एवरी कंपनी शैल हैव
शैल हैव कंपल्सरी है, अगर नहीं किया ना ठोक देंगे, बजा देंगे, फोड़ देंगे, क्योंकि एवरी कंपनी शैल हैव लिखा हुआ है। एवरी कंपनी का मतलब प्रत्येक कंपनी में शैल हैव कंपल्सरी है, प्रत्येक कंपनी में कंपल्सरी है। क्या कंपल्सरी है? अगला वर्ड, प्रत्येक कंपनी में कंपल्सरी है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। तो हर एक कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो साली ऐसी की तैसी, चाहे वो पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी, चाहे वो फॉरेन कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी, डजंट मैटर फॉर अस, एवरी कंपनी में कंपल्सरी है शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है। हर एक कंपनी में कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर का होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कहां से पता पड़ा वो जरूरी है? जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ यूं ही देखते रहे, जरूरी है कि तुम्हें भी प्यार हो मुझसे, जरूरी है। ये जरूरी वर्ड हर जगह शाहरुख खान अपनी फिल्मों में बोलता है, ये जरूरी है, तो जरूरी है ये एवरी कंपनी के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है एवरी कंपनी के लिए? जैसे जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, जैसे जीने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही जरूरी है हर एक कंपनी को जिंदा रखने के लिए, कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो वैसे ही कंपनी को जिंदा रहने के लिए कंपल्सरी है। क्या कंपल्सरी है? एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, नहीं हो तो कंपनी ठोक देंगे, बजा देंगे, फोड़ देंगे, तेरे पे पेनल्टीज लगेगी, जेल जाएगी तू, तेरे स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ जाएगी, तेरे स्ट्रक्चर को कंपनी बोल ही नहीं पाएंगे अगर तेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो, और नहीं है तो तेरे पे पेनल्टीज लगेगी, तुझे ठोक देंगे, फोड़ देंगे, बजा देंगे। तो एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी में कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, कंपल्सरी है। शैल हैव लिखा हुआ है, जहां जहां शैल हैव आज के बाद आ जाए वहां कंपल्सरी समझेंगे, जहां जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाए वहां हम समझेंगे कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। कंसिस्टिंग, ओ वाह वाह वाह, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, आहा, क्या वर्ड है, वर्ड है कंसिस्टिंग। इंडिविजुअल, आहा, इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। ओहो सर क्या लिख दिया। कंसिस्टिंग का मीनिंग क्या बेटा? कंसिस्टिंग का मीनिंग जैसे मान लो ये तुम्हारा कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर है, तो इसके अंदर, कंसिस्ट का मतलब होता है अंदर, इन कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो डायरेक्टर है वो इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिविजुअल के अलावा और कोई नहीं होगा। हमने कहा इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल होता है मैन और वुमन, वो इंडिविजुअल होते हैं। हाँ बाकी अदर जेंडर्स भी इंडिविजुअल होते हैं, पर जेंडर होना जरूरी है। आपका जेंडर कंपनी है, अगर आपका जेंडर एलएलपी है, आपका जेंडर एसोसिएशन ऑफ फर्म है, तो वो जेंडर काम नहीं आएगा। जेंडर मतलब जेंडर भाई, मेल फीमेल या फिर अदर जेंडर्स, वही लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए साफ बोल दिया एवरी कंपनी शैल हैव, एवरी कंपनी को कंपल्सरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बनाना। पर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर जो बनेगी कंसिस्ट होगी। कंसिस्ट का मतलब जो उनके अंदर लोग हैं, जिन लोगों को मिला के तुम बना रहे हो, मिलाना। कंसिस्ट का मतलब होता है मिलाना। तो जिन लोगों को तुम आपस में मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हो, उन लोगों को आपस में जो मिल रहे हैं वो लोग, वो इंडिविजुअल होने चाहिए, और इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर। और डायरेक्टर का मतलब अपॉइंटमेंट एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अपॉइंटेड एज अ बोर्ड, जिसको अपॉइंटेड एज अ बोर्ड किया जा रहा है वो डायरेक्टर कहलाता है। तो वो जो कंसिस्ट कर रहे हो, जिन लोगों को तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए, वो इंडिविजुअल होने चाहिए, वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं होना चाहिए, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब किसी कंपनी को हम कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते। जैसे रिलायंस में टाटा को डायरेक्टर नहीं बना सकते, टाटा में रिलायंस को डायरेक्टर नहीं बना सकते, वैसे ही हम टाटा में किसी फर्म को डायरेक्टर नहीं बना सकते। जैसे तापड़िया एंड एसोसिएशन, तो तापड़िया एंड एसोसिएशन को नहीं बना सकते हम डायरेक्टर, वैसे ही हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डायरेक्टर नहीं बना सकते कंपनी में। कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारा इंडिविजुअल होना जरूरी है। इंडिविजुअल का मतलब जेंडर होना जरूरी है, मैन वुमन है अदर जेंडर्स। Every company shall have a board of director consisting individual as a director
डज अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी स्ट्रक्चर बॉडी कॉर्पोरेट होती है, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। एवरी ईच एंड सिंगल वर्ड का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। एवरी कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी शेल हैव, जरूरी है, क्या जरूरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूरी है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर जरूरी है, पर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर में जो कंसिस्ट किए जाएंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर कंसिस्ट होंगे। तो कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर, दस अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी या फर्म बोलो उसको, एलएलपी फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ गया सर? पक्का समझ आ गई बात, आप सारे वर्ड्स दिल में बैठ गए। अब कंसिस्ट वर्ड के सामने जाके क्या लिखना है कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स जो मिल रहे हैं, मिलाना, इनको बोलते हैं मिलना। कंसिस्ट का मतलब, इंडिविजुअल का मतलब सीधा जाके लिख दो जेंडर, डायरेक्टर का मतलब क्लॉज 34 में दिया हुआ है। ये हो गया इन 3 वर्ड्स का मीनिंग, वो हो गया उन 3 वर्ड्स का मीनिंग। दस अदर देन का कोई मीनिंग है ही नहीं। दस अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट के सामने जाके लिख दो कंपनी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फर्म का मतलब लिख दो, किसी एग्जाम्पल लिख दो, जैसे टापड़िया एंड एसोसिएशन। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एग्जाम्पल लिख दो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे होता है सराफा व्यापारी संघ, तो ये सराफा व्यापारी संघ एक एग्जाम्पल है। तो ये हमने कहा, ये हमने पूरा सेक्शन का पोस्टमार्टम कर दिया। अब हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, क्या हमने पढ़ा समझा, हमने पढ़ा भी और समझा भी। पर सर एक बात दिल में खटक रही है, यहाँ पे एक बात खटक रही है, क्या है वो बात? पूछ लो। अरे पूछ लो, सोच लो, खामोश क्यों हो खड़े, पूछ लो। सर दिल में एक बात है, क्यों सिर्फ इंडिविजुअल को ही कंसिस्ट करना है? हाँ, हम ये समझ गए कि एवरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना जरूरी है। ये क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज तुम समझो, अगर किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सारे मेंबर ही चलाएंगे क्या? तो कंपनी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले ही बोल दिया कि मेंबर और बोर्ड का जरूरी है, तो फिर तो लिखना जरूरी था कि एवरी कंपनी शैल हैव कंसिस्ट, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग। ये कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर क्यों लिखा? हम ये समझ गए कि हाँ, एवरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना जरूरी है, कंपलसरी जरूरी, बिकॉज मेंबर्स बहुत सारे होंगे, सारे मेंबर्स मिलकर माथापच्ची करेंगे, बिजनेस नहीं चला पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी था 149 में ये बात लिखना। 149 सबसेक्शन 1 में जो बात लिखी हुई है एवरी कंपनी शैल हैव, अब हम लॉजिक समझ रहे ऐसा क्यों किया उन्होंने। पहले हमने पढ़ा, फिर हमने समझा, अब हम लॉजिक समझ रहे कि वाई ऐसा क्यों ड्राफ्ट किया गया। तो हमने कहा एवरी कंपनी शैल हैव, हाँ, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होने जरूरी है, बिकॉज मेंबर्स बिजनेस नहीं चला पाएंगे, तो ये लाइन लिखना जरूरी था कि एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर क्यों लिखा सर? क्यों डायरेक्टर इंडिविजुअली हो, क्यों डायरेक्टर कंपनी नहीं हो, क्यों डायरेक्टर फर्म नहीं हो, ऐसा क्यों लिखने की जरूरत पड़ गई उनको? अब हम तीसरी कॉपी की तरफ जा रहे हैं। पहली कॉपी जहां पे हमने सेक्शन लिखा, दूसरी कॉपी जहां हमने कॉन्सेप्ट नोट लिखा, अब तीसरी कॉपी को मैं बोलता हूं अंडरस्टैंडिंग व्हाई लॉ ड्राफ्ट। वाई लॉ ड्राफ्ट का मतलब क्यों लॉ ऐसा लिखा गया, वाई लॉ ड्राफ्ट लाइक दिस, वाई, बिकॉज ऑफ दैट। समझो, हर एक स्ट्रक्चर में मेंबर और डायरेक्टर, अब वो जो तीसरी कॉपी है उसमें लिखना है 149 सब सेक्शन 1 क्यों बनी और ऐसी क्यों बनी? कुछ और भी बन सकती थी, पर ऐसी ही क्यों बनी? जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं ऐसी ही क्यों बनी? तो ऐसी क्यों बनी के पीछे का लॉजिक मैंने दे दिया। पहली वर्ड जो दिए मैं, एवरी कंपनी इंडिविजुअल, सॉरी एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मेंबर्स बहुत सारे होंगे, तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाना है, ये मेंबर्स हैं बहुत सारे, ये बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्टर नाम के लोगों को बनाया। और हर कंपनी में ज़रूरी है डायरेक्टर नाम के लोग, मैंने कहा था हर एक कंपनी स्ट्रक्चर में डायरेक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि मेंबर्स बहुत सारे हैं, ये बिजनेस को नहीं चला सकते, तो इसीलिए स्पेशलिस्ट लोगों को उन्होंने चुन लिया, वो डायरेक्टर बन गए। तो हर कंपनी में ऐसा ही होगा, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एवरी कंपनी,
हर कंपनी में ऐसा होना चाहिए, बिकॉज कंपनी स्ट्रक्चर में मेंबर्स बहुत सारे होंगे। और कंपनी बनी क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म करना था। 13 लोग मिलकर कम पैसा जोड़ पा रहे थे, तो हमने कहा 14, 15, 20, 50, 100, 200, 500 लोग लाओ और जोड़ो पैसा और करो बिजनेस। पर वो 500 और 1000 लोग आपस में मिलकर साथ में बिजनेस नहीं कर सकते, तो उनको कुछ अच्छे लोगों को चुनना था। वो अच्छे लोग कौन थे? वो अच्छे लोग डायरेक्टर्स थे। तो ये बात एकदम सही है कि एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर सर वहाँ ये क्यों लिखा हुआ है कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर? क्यों इंडिविजुअल का डायरेक्टर होना जरूरी है? वाई इंडिविजुअल? वाई नॉट कंपनी? वाई नॉट फर्म? वाई नॉट LLP? तुम सोचो डायरेक्टर क्या काम करते हैं। डायरेक्टर कंपनी को संभालेंगे, डायरेक्टर कंपनी का ब्रेन है, डायरेक्टर कंपनी की सांसें है, डायरेक्टर कंपनी का ब्लड है। ये कंपनी के लिए ब्लड है, माइंड है, ब्रेन है, सब कुछ कंपनी का डायरेक्टर है। कंपनी एक इंडिविजुअल, कंपनी एक पर्सन तो है पर आर्टिफिशियल पर्सन है। वो अपने नाम से खरीद सकती है, अपने नाम से चीज़ों को बेच सकती है, अपने नाम से डिसीजन ले सकती है, सील लगा सकती है, पर ये लगाने का काम, इसको ब्रेन देने का काम, उस आर्टिफिशियल पर्सन का हाथ पकड़ने का काम तो डायरेक्टर करते हैं ना। तो अगर कंपनी में कुछ गलत काम हुआ तो किसको उठाएंगे? उस कंपनी के माइंड को उठाएंगे, उस ब्रेन को उठाएंगे, जो उसके पीछे का दिमाग था उसको उठाएंगे। सुलेमान वर्सेस सुलेमान के केस में पढ़ा होगा, हटा देंगे पर्दा और पर्दे के पीछे के लोगों को पकड़ेंगे। अगर मान लो पर्दे के पीछे जो लोग रहे वो लोग खुद कंपनी रहा, तो फिर उस कंपनी को उठा के अंदर कैसे डालेंगे? पर्दे के पीछे फर्म रही तो फर्म को उठा के अंदर कैसे डालेंगे? या फिर पर्दे के पीछे एसोसिएशन ऑफ पर्सन रहा तो उनको उठा के कैसे डालेंगे? पार्टनरशिप फर्म को उठा के कैसे डालेंगे? तो हमने कहा ना 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 ना, ये सब लोग ट्रस्ट होते हैं। एक्चुअल में कंपनी एक ट्रस्ट है, कंपनी को कैसे उठा के सजा देंगे? और कंपनी को कंपनी में किसी में डायरेक्टर बना देंगे तो कोई मतलब ही क्या रहा? ना उसको सजा कभी मिलेगी, वो गलत से गलत काम करेंगे। पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी में डायरेक्टर है तो वो भी गलत काम करेगी, वो लेकिन सजा तो मिलेगी ना। पार्टनर्स को उठा के ले जाओ, फर्म को, हमारा क्या जा, नाम हटा दो फर्म का, फर्म को बैन कर दो। पर सजा तो डंडे जिसके पड़ते हैं ना, सजा उसको मिलती है। तो डंडे कंपनी के कैसे मारेंगे? कंपनी के बोर्ड को पुलिस रात भर डंडे मारेगी, फांसी पे लटका देगी, क्या होगा उससे? हमें वो आदमी चाहिए, वो ट्रस्ट नहीं चाहिए। हमें सीधा गर्दन पकड़नी है आदमियों की। आओ बाहर सालो, मेंस और वुमेन्स बाहर आओ, तुम्हें उठा के ले जाएंगे अंदर और तुम्हें पड़ेंगे डंडे, तो तुम्हारा इलाज होगा, तो तुम सही काम करोगे। इसीलिए सही काम हो कंपनी में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर। और ये इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर एक केस लॉ है, वहां से निकल के आया था। ये केस लॉ 1961 का है। 1961 के पहले यहाँ इंडिविजुअल वर्ड यूज नहीं किया गया था, पर 1961 के बाद यहाँ इंडिविजुअल वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि केस लॉ बना ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग लिमिटेड का। मैं केस लॉ का नाम ऐसे ही लिख देता हूँ, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे मॉड्यूल में कहीं दिया हुआ है। ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग लिमिटेड का केस लॉ है। 1961 में ये केस लॉ आया था और इसी केस लॉ के बाद यहाँ वर्ड इंडिविजुअल लिख दिया गया था, बिकॉज इस केस लॉ के पहले कंपनियों को भी डायरेक्टर बनने की पावर थी। हम समझते नहीं थे उस समय, तब कंपनी भी डायरेक्टर बन गई, फर्म भी डायरेक्टर बन गई। फिर जब हमने पर्दे के पीछे हटा के किसी को पकड़ने की कोशिश की तो पर्दे के पीछे खुद कंपनी, तो उस कंपनी को कैसे जेल में डाले? तो हमने कहा ना 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 ना, ये सब ट्रस्ट स्ट्रक्चर में काम करते हैं। हमें तो किसी इंडिविजुअल की लायबिलिटी पकड़नी, ताकि वो गलत काम नहीं करे, उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे और डालेंगे साले को जेल में। गलत काम करेगा तो पड़ेंगे डंडे, FIR, सीरियल, सब टीवी। वहाँ से प्रेरणा मिली है मिस चौटाला से, पड़ेंगे डंडे। करोगे गलत काम तो पड़ेंगे डंडे। बिल्कुल समझ में आ गया सर, अब समझ में आया इंडिविजुअल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फर्म को सज़ा कैसे मिलेगी, एसोसिएशन ऑफ फर्म को सज़ा कैसे मिलेगी, कंपनी को सज़ा कैसे मिलेगी? सज़ा तो साले को इंडिविजुअल को ही मिलनी चाहिए। अब हमें सेक्शन भी समझ आ गया, हमने पढ़ भी लिया, हमने समझ भी लिया और हमने ये भी समझ लिया वाई सेक्शंस फ्रेम लाइक दिस। क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी शैल हैव board of directors consisting individual as a director, thus other than individual like a body, corporate, partnership firm, association of person cannot appointed as a director। अब लिखा हुआ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कम से कम इतने डायरेक्टर तो होने ही चाहिए मिनिमम। पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर से भी काम चलेगा। सर अब गलत बात हो गई सर, बिल्कुल गलत बात हो गई। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब तो खुद ही होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। अब आप कह रहे हो 1 पर्सन में तो 1 डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा, तो फिर 1 डायरेक्टर कभी भी कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेगा? वो तो 1 ही डायरेक्टर है। हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सेप्शन है ये 1 पर्सन कंपनी का डायरेक्टर। ये अपने आप में 1 डायरेक्टर को भी हम कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे और इसको भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। समझने की कोशिश करो, 1 पर्सन कंपनी को अगर एग्जिस्टेंस में लाना था
तो लॉ की लैंग्वेज तो एवरी पर्सन शेल हैव कंसिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एवरी कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होंगे? 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर, और उस एक ही डायरेक्टर को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मान लेंगे सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के केस में। बाकी पब्लिक है तो 3, प्राइवेट है तो 2, और 1 पर्सन है तो 1, पर उस एक को भी हम कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर मान लेंगे क्योंकि हमें 1 पर्सन कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना था। बच्चा उसका बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिमाग से लगाए तो बोलेगा ऊपर तो लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कंसिस्टिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ पे तो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बन नहीं, यहाँ तो एक ही डायरेक्टर है। हाँ, ये एक्सेप्शन है, बिकॉज 1 पर्सन कंपनी जिंदा ही नहीं होगी ना दुनिया में। दुनिया में 1 पर्सन कंपनी को लाने का मकसद ही फेल हो जाएगा। तो 1 पर्सन कंपनी को लाने का मकसद फेल ना हो, इसीलिए यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर को भी कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर मान लिया जाएगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में जाके लिख दो कि 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर को भी कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर माना जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पब्लिक कंपनी में 1, 2 और 3, और लिखेंगे ये होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम। फिर लिखेंगे प्राइवेट कंपनी में 1 और 1, 2, इनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माना जाए। और 1 पर्सन कंपनी में हम लिखेंगे 1 और 1 के सामने लिख देंगे एक्सेप्शन, और लिखेंगे ये भी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ लिख देंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो हमारा इस तरीके से कॉन्सेप्ट कॉपी में एक नोट्स तैयार हो जाएंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन में 1। और उसके बाद लिखा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं 15, और अगर 15 से ज़्यादा करने हैं, 16, 17, 18 करने हैं, तो तुम्हें पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब सर ये बात समझ नहीं क्या कहना चाह रही है लाइन? बेटा लाइन बोल रही है पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 1 पर्सन हो, अगर तुम्हें 15 तक जाना है तो तुम OR से काम चला सकते हो। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। पर अगर 15 से ज्यादा जाना है तो SR पास करना पड़ेगा। लाइन में कहीं OR नहीं लिखा रखा, OR इंटरप्रिटेशन निकाला है अपन ने खुद ने सोच के। तो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखेंगे, OR वर्ड यूज नहीं किया हुआ सेक्शन ने कहीं भी, पर OR क्यों हम लगाना है, बिकॉज वो कह रहा है 15 से ऊपर जाओ तो SR, 15 से ऊपर जाओ तो SR, 15 से ऊपर जाओ तो SR, तो 15 से कम के लिए क्या करना पड़ेगा, OR। तो OR का मतलब होता है 50% से ज्यादा। तो अगर 15 तक रहना है, 15 तक रहना है तो लगेगा OR। OR का मतलब 50% से ज्यादा। और अगर 15 से ऊपर जाना है, ये OR हमने इंटरप्रिटेशन किया है, OR 15 तक, और SR 15 से ज़्यादा हो तो SR का मतलब 75% और मोर, 75% और मोर वोटिंग पावर अगर हमारे साथ है तो ही हम 15 से ज़्यादा को अपॉइंट कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन में 1, उस एक को भी कंसिस्टिंग बोर्ड ऑफ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स माना जाएगा। 15 तक के लिए OR लिखा हुआ नहीं, फिर भी हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, और 15 से ज़्यादा के लिए SR पास करना, और SR का मतलब 75% और मोर, और OR का मतलब 50% से ज़्यादा। ऐसा क्यों सर? अब हमारी तीसरी कॉपी पे आ गए। पहली कॉपी तो थी नोट्स, दूसरी कॉपी कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट कि 15 का मतलब यहाँ OR लिखा हुआ है, ये हमने इंटरप्रिटेशन से निकाला, तो इंटरप्रिटेशन वाली कॉपी है कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉपी, व्हाई लॉ लाइक दिस। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर सच बताओ किसके हाथ में होनी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पावर किसके हाथ में दी? उन्होंने मेंबर्स के हाथ में दी, बिकॉज मेंबर ही असली मालिक है। तो बोला मेंबर तुम ही अपॉइंट करोगे, पर तुम अपॉइंट तो करो। पर देखो 15 डायरेक्टर अगर तुम अपॉइंट कर रहे हो तब तक तो तुम OR से काम चला सकते हो, पर 15 से ज़्यादा किया तो SR। सर ऐसा क्यों? 15 से ज़्यादा किया तो तुम सोचो, तुम 15 लोगों को ठूस ठूस के सैलरी दोगे, 15 लोगों का मैनेजरल रेम्यूनरेशन अनाप शनाप रह सकता है। आगे हम मैनेजरल रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे तो इनको इतना रेम्यूनरेशन दे सकते हो तुम सोच नहीं सकते। अगर इतना रेम्यूनरेशन इन लोगों को देंगे और तुमने 15 से ज़्यादा लोग अपॉइंट कर दिया, हाँ चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक समझ में आता है क्या 15 लोग एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है? 15 से ज़्यादा लोगों की जरूरत है तुम्हें? वाह यार, 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए इनको सैलरी दोगे और तुम्हें 15 से ज़्यादा लोगों की जरूरत है। गजब। अगर हकीकत में इतने लोगों की जरूरत है ना भैया, तो SR पास करो, फिर 75% अगर मेंबर बोलेंगे तो फिर तुम्हारा मन हो जो करो। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, कंपनी लॉ काजी। मेंबर्स राजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजी कि 15 से ज़्यादा कर दो, तो SR पास करो।
और राजी अगर मियाँ बीवी राजी तो कुछ नहीं करेगा कंपनी लो। कंपनी लो 15 से ज़्यादा के लिए एसआर पास करो और करते रहो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो 70 डायरेक्टर अपॉइंट कर दो अपनी कंपनी में, पर उसके बाद 15 के ऊपर जाओगे तो एसआर। 15 तक कंपनी लो ये समझता है कि ठीक है 15 तो जरूरी है, 15 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए एक मैनेजमेंट को संभालने के लिए। ये एम्प्लॉयज नहीं है, 15 के नीचे तो बहुत सारे एम्प्लॉय है ना। तुम समझो एक कंपनी में 500, 700, 1000, 5000, 10,000 एम्प्लॉय हो सकते हैं, पर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देंगे, वो लोग 15 से भी ज्यादा। अजीब बात नहीं है, 15 से ज्यादा कभी होते हैं क्या? आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर उठा के देखो ना, 15, 17, 50, 60 कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख सकता है। हाँ 15 नॉर्मल है, 15 से ज्यादा करने की मस्ती है, करो एसआर पास। तुम्हारे मेंबर्स को मस्ती है पैसे लुटाने की, तो कंपनी लॉ क्या करेगा? करता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जाके लिख दो ये एम्प्लॉय नहीं होता है। कोई बच्चा इसको एम्प्लॉय समझ सकता है, ये तो मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस लेते हैं। और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेने वाले लोग 15 से ज़्यादा क्या होने की ज़रूरत भी क्या? तुम बताओ। 15 भी मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, 15 की लिमिट को भी कम कर देना चाहिए। तो ये 15 से ज़्यादा होंगे तो फिर तो एसआर पास करेंगे ना। एसआर मतलब मियाँ बीबी राजी, मेंबर्स और डायरेक्टर्स राजी, तो क्या करेगा कंपनी लॉ काजी। ये बातें तुम्हें लिखनी है अपने वाई सेक्शन लाइक दिस उस कॉपी में। 3 कॉपीज होगी, पहली में हमने लिखा सेक्शन, दूसरी में हमने लिखा कॉन्सेप्ट, और तीसरी में हमने लिखा वाई सेक्शन लाइक दिस। उसमें हमें ये बातें लिखनी थी जो मैंने समझाई कि सेक्शन ऐसी क्यों बनाई गई। अब थर्ड बात, ये 15 के ऊपर जाके एसआर पास करने का जो प्रोविजन है ना, 2 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। मैंने पढ़ाया नहीं है, पहले समझा देता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा वो प्रोविज़न, और एक प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेगा गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि अगर गवर्नमेंट कंपनी को 15 से ऊपर जाना है तो एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओआर से ही काम चला लेंगे। और सेक्शन 8 कंपनी को भी अगर 15 से ऊपर जाना है तो एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब सर ऐसा क्यों? सेक्शन 8 कंपनी को क्यों नहीं जाना और गवर्नमेंट कंपनी को भी क्यों नहीं जाना? बेटा गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट कह रही है हमारी कंपनी में तुम बताओगे कंपनी लो कि 15 से ऊपर जाओ तो एसआर पास करो, अपनी हद में रहो, कंपनी लो अपनी लिमिट में रहो। हम गवर्नमेंट है, हम भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए हम 15, 17, 20, 50 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, तुम बीच में मत पड़ो, हम देख लेंगे। हमारी कंपनियों पे कंपनी लो दूर, साइड, एकदम साइड है। तो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी तो तुम समझते बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा ICAI, ये सेक्शन 8 कंपनीज है। इनका उद्देश्य होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेचारे प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे यार, ये गरीब लोग हैं। अब ये गरीब लोग तुम सोचो एसआर पास करने की झंझट कहाँ से लेंगे? इनको 15 से ऊपर जाना है तो जाने दो ना। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गवर्नमेंट और कंपनी लॉ छेड़छाड़ नहीं करता, इनसे दूर रहता है। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी जगह कंपनी लॉ दूर है। पहला गवर्नमेंट कंपनी में देखो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट पे किसी का रोक टोक नहीं। और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, हर जगह जहाँ भारी प्रोविजन है ना वहाँ पे इन दोनों को हटा दिया। तुम सोचो ये दोनों ही, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उसको तो कंपनी लॉ में ला ही नहीं सकते भैया, उनकी बात अलग है। उन पे जो प्रोविजन होंगे वो कहते हैं तुम्हारे प्रोविजन हम पे नहीं, एसआर वैसा हम पे नहीं, हम देख लेंगे। और सेक्शन 8 कंपनी NPO है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे इतनी बंदिश लगाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं, तो धर्म संस्थाएं हैं, इन धर्म संस्थाओं को बाहर रखा। जबकि सही बताऊं तो धर्म संस्थाएं नहीं, यही लोग जो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं और वाइट को ब्लैक करते हैं, एक्चुअल में बात ये। और ये लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल में ही रहते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज भी, गवर्नमेंट अपना सारा ब्लैक मनी इनमें इन्वेस्ट करता है, तो जहाँ ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने वाली संस्था है उनको भी रोक दिया, और जो ब्लैक मनी इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट उसको भी मना कर दिया। तो इसलिए इन दोनों को मना कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों को बाहर रखो, फिर ब्लैक मनी लगाएंगे कहाँ? तुम बोल रहे हो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए 15, उस डायरेक्टर को तो सैलरी देंगे और डायरेक्टर हमारा मंत्री होगा। बात कर रहे हो यार, तो मंत्रियों की सैलरी तुम काटोगे ना? कंपनी लो, तुम अपनी हद में रहो। तो इसलिए हम जब अपनी वाई लाइक दिस में हम जाके लिखेंगे कि भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट करने वाली कंपनीज को बाहर रख दो। भ्रष्टाचार करने वाली गवर्नमेंट और भ्रष्टाचार को वाइट से वाइट बनाने वाली कंपनियां सेक्शन 8 कंपनियां, तो इसलिए इनको बाहर रखा लाइक दिस। और कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे? सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों को बाहर कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट और सेक्शन 8 का मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम धर्म फैलाना है, धर्म की बातें करना। ये बेचारे सामाजिक संस्थाएं हैं, बेचारे प्रॉफिट कमाते नहीं है, इनको क्या बंदिश में रखना? ये हम कॉन्सेप्ट में लिखेंगे और सेक्शन में तो हमने लिख ही दिया। पर इन पे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा अगर इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न टाइम पे जमा नहीं किया। ये 2 बातें तो सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को भी करनी पड़ेगी।
बेटा तुम देखो एक गवर्नमेंट कंपनी चोर है, वो भले ही भ्रष्टाचार फैला रही है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बना रही, एनुअल रिटर्न भी आरओसी को जमा नहीं करा पा रही, और कंपनी है तू। तुमने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराना जरूरी होता है 137 में और एनुअल रिटर्न जमा कराना होता है 92 में। तो सेक्शन 92 और 137 के अकॉर्डिंग ना तुम एनुअल रिटर्न जमा करा रहे हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करा रहे हो। गजब यार, चोरी वाड़ा कर रहे हो, भारी तरीके से चोरियां कर रहे हो, पर चोरी करने के साथ साथ तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम जमा तो कराओ, दिखावे के लिए तो जमा कराओ। तुम तो दिखावे से भी चले गए, तुमने कहा हट नहीं जमा कराएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हट नहीं जमा कराएंगे एनुअल रिटर्न। गजब, ऐसा नहीं चलेगा भैया। तुम गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचार फैलाओ, सेक्शन 8 कंपनी तुम्हारी मनी को वाइट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 15 से ऊपर के लिए एसआर भी पास मत करो, तुम्हें आगे सेक्शंस में भी रिलैक्सेशन दे देंगे। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जमा नहीं करा रहे, इतने थर्ड क्लास अगर तुम हो ना, देखो बेटा ये डिग्निटी की बात है, समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब जमा कराते हैं, एनुअल रिटर्न सब जमा कराते हैं, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो तो तुम बोलोगे हम एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने में गलतियां करेंगे, वहां गलती करोगे ना फिर सारी छूट माफ। फिर आप अगर 15 से ऊपर जाओगे तो एसआर पास करो भैया, फिर आपको गवर्नमेंट ऐसी की तैसी, इतना भ्रष्टिवाड़ा नहीं फैलाने देंगे। देश की कुछ मर्यादा है, देश में डेमोक्रेसी है भाई, तालिबान थोड़ी है। तो एसआर पास कराएंगे मोर देन 15 अगर एआर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा कराया, डिफॉल्ट किया, तो हमारी कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में क्या लिखने वाला है, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में कुछ इस तरह से लिखो बच्चों। यहाँ लिखो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी 149 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी जो 15 के ऊपर जाने पे एसआर पास कराता है, नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन दो कंपनीज पे, पर हो जाएगा अगर डिफ़ॉल्ट किया किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने का और एनुअल रिटर्न जमा कराने का, तो इन पे भी ये 15 वाली लिमिट मोर देन एसआर अप्लाई होगा। ये हमें लिखना है अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। अब लाइक दिस क्यों, इस तरह की सेक्शंस क्यों बनाई गई है, तो हम उस कॉपी में जाके ऐसे लिखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी भ्रष्टाचार करेगी, सेक्शन 8 कंपनी वाइट करेगी इनकी मनी, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल। पर अगर डिफ़ॉल्ट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पे, तो मतलब ये तो घोर भ्रष्टाचार हो गया। इसको मैं बोलूँगा घोर। घोर कैसे लिखते हैं, एक मिनट, घोर ऐसे लिखते हैं, घोर मतलब अति, मच, घोर भ्रष्टाचार, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और नीचे लिख दो वी आर नॉट अ तालिबान। तो ये हमें अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना, कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमें लिखना है वाई सेक्शन लाइक दिस, मैं जाके लिखना है। सेक्शन पूरी ख़त्म हो चुकी है, कहाँ ये बात लिखी हुई है मैं पढ़ा देता हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है बात, कहाँ लिखी हुई थी सेक्शन में, एक मिनट रुकना। सेक्शन में जहाँ ये बात लिखी हुई है वहाँ मैं पढ़ा देता हूँ। ये एक डायग्राम समझाया हुआ है। नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर। ज़्यादा जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, और साथ में अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 8 कंपनी पे। किस पे अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी पे। और इन पे भी अप्लाई हो जाएगा कब, जब इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, कमिटेड डिफ़ॉल्ट फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, ये रहा अंडर सेक्शन 92। और उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होगा, पर सेक्शन 8 कंपनी पे भी लग जाएगा अगर उन्होंने फाइलिंग नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 के अकॉर्डिंग और एनुअल रिटर्न 92 के अकॉर्डिंग। ये हो गई कंप्लीट सेक्शन। इसमें हमने समझ भी लिया, पढ़ भी लिया। ये तो तुम्हें वो जो कॉपी ना फर्स्ट मेन कॉपी जिसमें हम प्रोविजंस लिख रहे हैं, वहाँ ये पूरे प्रोविजंस वापस लिख दो। क्या लिखना है प्रोविजन में, वापस एक बार बोल देते हैं। एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर, दस एनी अदर individual like a body, corporate, partnership firm, LLP, association of person cannot appointed as a director. minimum number of director 3, 2, 1, maximum 15, above 15 pass SR. SR condition does not apply section 8 company and government company but applicable if committed default under section 137. 137 means financial statement को जमा कराना and 92 annual return. ये हो गया हमारा प्रोविजन।
कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में हमने एक एक चीज को कॉन्सेप्ट समझा, एवरी कंपनी का मतलब क्या, शेल हैव का मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या, कंसिस्टिंग का मतलब क्या, इंडिविजुअल का मतलब क्या, प्राइवेट में जो 2 लिखे हुए 3 लिखे हुए और 1 लिखा हुआ, वो एक भी एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएगा कंसिस्ट होके, एक्सेप्शन है वो। उसके बाद 15 के साथ एक लैंग्वेज लिखी हुई है, ओआर नहीं लिखा हो, फिर भी हमने ओआर को पिक्चर में लेके आए। ओआर का मतलब 50% एंड सॉरी मोर देन 50% वोटिंग पावर, एसआर का मतलब 75% और मोर देन 75% वोटिंग पावर, ये लिखा हुआ है। 15 से ज्यादा जाने पे क्यों ऐसा लिखा, तो हमने हमारी तीसरी कॉपी है जिसमें हमने सब लॉजिक्स लिखे कि वाई प्रोविजन लाइक दिस। तो ये हमने टोटल 3 कॉपीज बनाई है। तीनों कॉपीज में हम अच्छे से हर एक सेक्शंस को इसी तरह इलॉबरेटली तरीके से पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट कॉपी में एक लाइन हमें और सीखनी है, एक बात और सीखने के बाद 149 सबसेक्शन 1 खत्म हो जाएगी। क्या है वो एक बात, आइए डिस्कस कर लेता हूं मैं तुमसे। वो एक बात थोड़ी सी आईपीसीसी से रिलेटेड बात। अब देखो, पहली बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मान लो मेरी पब्लिक कंपनी है, उसमें 3 डायरेक्टर हैं। अब मुझे उन डायरेक्टर की संख्या करनी है 16। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिक कंपनी में 3 है, मुझे 16 करना है अपने डायरेक्टर को। तो पहले मैं बोलूँगा चौथे डायरेक्टर के लिए ओआर पास करो, 5वें के लिए ओआर पास करो, 6ठे के लिए ओआर पास करो, 7वें के लिए भी ओआर, 8वें के लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, 90वें के लिए भी ऑर्डिनरी, ऐसे करके 15वें के लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। पर जैसे ही तुम्हारा 16वां अपॉइंट करना है, तो 16वें के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा 16वें के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तो 16वें डायरेक्टर के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर एक डायरेक्टर के लिए एक एक रेजोल्यूशन पास होता है। ऐसा नहीं है 15 तक के लिए डायरेक्टली एक ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में काम हो जाएगा। हर एक डायरेक्टर के लिए अलग अलग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। 3 के लिए 1 2 3 के लिए अलग अलग ऑर्डिनरी 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 ऐसा सवाल पूछेंगे। क्या पहला डायरेक्टर रुक्मणी शर्मा को अपॉइंट किया जाए, हाँ ऑर्डिनरी। सेकेंड, क्या ममता जी को अपॉइंट किया जाए, यस। क्या स्नेहा जी को अपॉइंट किया जाए, यस। फोर्थ, क्या ममता जी, स्नेहा जी, मनाली जी को अपॉइंट किया जाए, मालिनी जी को अपॉइंट किया जाए, हेमा जी को अपॉइंट किया जाए, ऐश्वर्या जी को अपॉइंट किया जाए, कैटरीना को अपॉइंट किया जाए। ऐसे हर एक का नाम ले लेके रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, समझो। ये कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखो, हर एक के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास होता है। सवाल की हेडिंग डाल के लिखो कि मान लो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर है और हमें 16 तक जाना है, तो चौथे के लिए ओआर, 5वें के लिए ओआर, 6ठे के लिए ओआर, 7वें के लिए, 8वें के लिए, 90वें के लिए, 15 तक ओआर और 16वें के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब एक और बात जो बतानी है, उसके साथ हम 149 सबसेक्शन 1 को खत्म करेंगे। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर है, वही सवाल है। हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ 5 डायरेक्टर ही अपॉइंट किए जा सकते हैं और हम चाहते हैं 16 को अपॉइंट करना। तुम बोलोगे ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो ये कंपनी का संविधान होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो यहाँ लिखा हुआ होता है वो कंपनी को मानना ही मानना है। पर कंपनीज लॉ इनका भी बाप है, मतलब कंपनीज लॉ सबसे ऊपर, आर्टिकल उसके नीचे। आर्टिकल कह रहे हैं सिर्फ 5 ही अपॉइंट कर सकते हो और हम चाहते हैं 16 को अपॉइंट करना। कंपनी लॉ कहता है 16 अपॉइंट करो, कोई बात नहीं, 15 तक ओआर पास करो और 16वें के लिए एसआर पास कर दो। पर आर्टिकल मना कर रहा है, आर्टिकल तो कह रहा है सिर्फ 5 ही कर सकते हो। अब क्या करें सर, दिमाग खराब हो गया हमारा। तो आईपीसीसी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन में एक बात लिखी हुई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया जा सकता है एसआर पास करके। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया जा सकता है एसआर पास करके। अच्छा, आर्टिकल को एसआर पास करके 75% और मोर देन 75% मेंबर्स अगर कंसेंट दे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड हो जाएगा। अमेंड हो गया, 5 की जगह 50 लिखो, 100 लिखो, 200 लिखो, जो मानो जो लिखो। कंपनी लॉ अलग है, कंपनी लॉ कह रहा है डायरेक्टर 15 से ऊपर गए तो एसआर पास करो। ये बोल रहा है अगर तुम्हें आर्टिकल को अमेंड करना है, बिकॉज आर्टिकल को अमेंड करे बिना कंपनी लॉ की लिमिट को कैसे पूरा करोगे, पहले आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल में पहले 16 करो, 20 करो, 50 करो, कितने भी कर दो, पर 16 से ऊपर ही करने पड़ेंगे क्योंकि 16 तो हमें चाहिए। तो हमने कहा इस आर्टिकल को अमेंड करने के लिए हमें एसआर पास करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्टिकल को अमेंड करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। इस आर्टिकल में 16 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर हम बोलेंगे जो 4th डायरेक्टर है उसके लिए ओआर पास करो, 5th के लिए ओआर पास करो, 6th से 15 तक के लिए ओआर पास करो और 15 से ऊपर जाने के लिए भी ओआर पास करो। मतलब ये सारी लिमिट जो है वो डायरेक्टर चैप्टर की, मेरी बात समझो,
ये जो मैं कह रहा हूँ ना 4th 5th 6th से लेके 15 के ऊपर जाने के लिए आपको एसआर पास करना है, 16 के ऊपर जाने के लिए। ये सारी लिमिट डायरेक्टर चैप्टर की है, और ये जो लिमिट है 5 के ऊपर तुम्हें लिखना है, ये एसआर पास करना है मीन्स एओए के चेंजेस के लिए। मतलब अगर एओए को बदलना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो हमने एओए को बदला, हमने कहा एओए तुम्हें 5 लिखा हुआ ना, तेरे को 15 करना, 20 करना, 25 करना, 50 करना, जितना भी करना उतना कर दो। एक रेजोल्यूशन से हम इसकी लिमिट को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब हम 16 लिखेंगे इसमें या 20 लिखेंगे, हमारा मन। कोई कोई बोलेगा 16 लिख दो सर, हमें 16 ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ आगे जाके तुम्हें उसका 17 की जरूरत पड़ जाए तो इसमें डायरेक्टर ही 50 लिख दो ना, टेंशन ही खत्म। तो हम कितने रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो हम बोलेंगे 4 से लेके 15 तक के लिए ओआर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोविजंस। एसआर पास करेंगे 5 से ऊपर जाने के लिए, और 5 से ऊपर की जो लिमिट लिखी है वो एओए में लिख देंगे। और फिर हम जब 15 से ऊपर जाएंगे 16वें डायरेक्टर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 हम एक और एसआर पास करेंगे। तो देखो शायद 7-8 तो ओआर पास कर दिए हमने, उसके अलावा हमने एक एसआर पास किया 15 के ऊपर 16वें के लिए, और एक एसआर पास किया इसकी लिमिट को चेंज करने के लिए। तो कितने एसआर और कितने ओआर पास करने पड़ेंगे ये हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत ईजी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए तो ओआर कंपनीज एक्ट 2013 149 के अकॉर्डिंग। एओ में अमेंड करना है, एओ में कितना अमेंड करना है वो बता देगा सवाल खुद ही कि आपको एओ में अमेंड करना है। हम बोलेंगे एओ में अमेंड करने के लिए हमें एसआर पास करना पड़ेगा, और 15 से ऊपर जाओगे तो कंपनीज लॉ अकॉर्डिंग टू 149 के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। अगर यहाँ एओए नहीं होता तो हम बहुत इजीली मूव ऑन कर सकते थे, पर हमारी आईपीसीसी का एक प्रोविजन एओए को जैसे हमने यहाँ डाला थोड़ा सा ट्रिकी बन गया। एक सवाल और कर लेते हैं। मान लो ये पब्लिक कंपनी है, बहुत इजी हो गया। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है आप 13 कर सकते हो, और हमें चाहिए पब्लिक कंपनी में 17। तो हम सिंपल बोलेंगे कि भैया 3 से लेके 15 तक जाने के लिए तो ओआर पास करना है, 13 की लिमिट को एओए में चेंज करना है, 13 से लिमिट कर दो 17। सवाल में कोई लिमिट नहीं दे रही, तो जितने हमको डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं बस उतनी लिमिट रखेंगे। तो हमने कहा 17 कर दो लिमिट। ये 17 करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, और साथ में तुम्हें 15 के ऊपर जाना है 16वें डायरेक्टर के लिए और 17वें डायरेक्टर के लिए तुम्हें एसआर पास करना पड़ेगा। सब पे सेक्शन लिख दो, यहाँ 149 लगा है, यहाँ एओए का प्रोविज़न लगा है, और यहाँ पे भी 149 लगा है। बस ये तुम्हारा आंसर है, खेल खत्म। पूरा 149 अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये तुम्हें कहाँ लिखना था, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखना है सिर्फ। ये ना तो कोई प्रोविज़न है ना ही ये इसका लॉजिक कुछ है, ये तो 2 सेक्शंस को आपस में मिक्स किया गया है। इसीलिए हम इनको कहाँ लिखेंगे, इनको लिखेंगे हमारी कॉन्सेप्ट वाले नोट्स में, जो हमारा सेकंड नोट्स होगा। अब हमने 149(1) एकदम कंप्लीट कर ली। वापस एक बार रीड कर देता हूँ। एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। डज एनी अदर पर्सन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट फर्म LLP एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। एवरी कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3, 2, 1, मैक्सिमम 15, इंक्रीज 15, पासिंग एसआर। इसके बाद हमने पढ़ा 1% सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे प्रोविजन, पर अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं कौन सा प्रोविजन का, 137 और 92 का, तो उन पे भी ये सेक्शन लग जाएगी, यानी कि 15 से ज़्यादा के लिए एसआर पास करने वाली लिमिट लग जाएगी। इसके बाद हमने बोला एक सेक्शन को मिक्स करके पढ़ा एओए वाली सेक्शन। आईपीसीसी का प्रोविजन है एओए को अगर अमेंड करना है, एओए को अमेंड हमेशा करना पड़ेगा। कंपनी लॉ एओए से भी बड़ा है, अगर एओए में कोई लिमिट नहीं लिखी तो एओए को चेंज करो, पर कंपनीज एक्ट की बात माननी पड़ेगी। तो एओए को चेंज किया, चेंज करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है। ऐसा एओए के प्रोविजन में आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा 149 तो बोलती है 3 से 15 तक ओआर, 15 से ज़्यादा जाओगे तो एसआर। हर एक डायरेक्टर के लिए अलग अलग एसआर और ओआर पास करना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ 152 में। 152 में पढ़ेंगे हम अच्छे से, पर अभी मुझे हल्का सा उसका हिंट देना था तो मैंने हिंट दे दिया। हर एक डायरेक्टर के लिए अलग अलग लगाया ओआर एसआर, पर हमने आर्टिकल को अमेंड करने के लिए एक अलग से एसआर पास किया। अब हम पढ़ेंगे 149 सबसेक्शन 2, और 2 में हम पढ़ेंगे महिला डायरेक्टर, यानी कि वुमन डायरेक्टर। और ये वुमन डायरेक्टर का सेक्शन बहुत ही खतरनाक है, बहुत छोटा सा ये देख लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस तरह से हमारी सेक्शन एंड हो जाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे बड़ा पार्ट है, 149 का भी बड़ा पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो वुमेन्स डायरेक्टर पढ़ने के लिए वुमेन डायरेक्टर क्या एक महिला का होना जरूरी है कंपनी में? हाँ हाँ हाँ, ये पढ़ेंगे हम ब्रेक के बाद। तो आइए ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। जय हिंद।